वंस अगेन वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के कवर करने वाले हैं कि रिसेंटली इंडिया ने चावल के एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है कि भारत को ये करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम लोग एक और टॉपिक को कवर करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लैक सी ग्रेन्स डील, मतलब काला सागर अनाज समझौता क्या है। इस समझौते को रसिया ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। आखिर रसिया ने क्यों तोड़ा, आखिर ये समझौता है क्या, तो इन सब टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग आज काफ़ी नॉलेज लेकर के जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो रिसेंटली जो आया है आर्टिकल आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट नॉन बासमती वाइट राइस। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इंडिया ने जो बैन लगाया है नॉन बासमती पे लगाया है, नॉन बासमती वाइट राइस पे लगाया है। अगर आप फिगर की बात करो तो इंडिया जो है ना 20% ही बस बासमती राइस को एक्सपोर्ट करती है, वहीं पे 80% आप देख रहे हो ये नॉन बासमती राइस पे एक्सपोर्ट करती है। मतलब जो बैन लगा हुआ है ना, ये 80% वाले एरिया में लगा हुआ है, तो काफ़ी बिग क्वांटिटी है। आखिर ऐसा क्या है कि भारत के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। आखिर ये जो भारत ने एक्सपोर्ट पे जो बैन लगाया है, ये दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आखिर क्या रीज़न है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा डाटा को एनालाइज करना होगा। तो यहाँ जो डाटा आप देख रहे हो, ये राइस एक्सपोर्टर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड है इन 2022 टू 2023। ये वर्ल्ड वाइड जो दुनिया भर में जो चावल का एक्सपोर्ट कंट्री करती है, उस कंट्री का यहाँ डिटेल्स है। अगर आप देखोगे ना फिगर से ध्यान से इस पाई चार्ट में, तो देखोगे कि इंडिया जो है ना पूरे दुनिया भर में 41% कंट्रीब्यूशन है इसका टू एक्सपोर्ट राइस। मतलब ये आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो वहीं वियतनाम को देखोगे, थाईलैंड को देखोगे, तो थाईलैंड जो है वो दूसरे नंबर पे आती है 15%। ये 41% से कितना पीछे है। मतलब भारत के आसपास भी कोई कंट्री नज़र आपको नहीं आएगी। वहीं पे आप देखोगे ना, जो मतलब इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड, अगर इन तीनों को छोड़ दो, 70% तो का कंट्रीब्यूशन जो है चावल का एक्सपोर्ट करने का, यही तीनों कंट्री को मिला करके, और पूरी दुनिया 30% में ही सिमट जाती है। तो पूरी दुनिया जितना करती है ना, उससे कई ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है चावल को। इसलिए सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ये इतनी बड़ी खबर क्यों है कि ये अगर भारत चावल का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो कितनी ज़्यादा भुखमरी आ सकती है। खास करके जो मतलब USA हो गया, मतलब पूरी दुनिया भर में जो खास करके जो अफ्रीकन कंट्री है, मतलब बहुत जितने भी कंट्री है ना, आप देखिए ना, आपको डिपेंडेंसी मतलब आराम से पता चलेगा आपको कि कितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर। अब वहीं पे अगर बात करें तो देखिए प्रोडक्शन में ना चाइना बहुत ज़्यादा आगे है। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, मतलब देखिए ना बहुत कम ही आगे हम लोग इसे प्रोडक्शन के मामले में। लेकिन चाइना का कंजप्शन जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ के लोग काफ़ी चावल को, राइस को मतलब पसंद करते हैं, तो उनका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती है। वहीं पे भारत का आप देख ही रहे हो 41% है। वहीं पे आप देखो ना, देखोगे अगर पॉइंट की बात, तो जो चाइना है ना, ये 2020 में ना भारत से मतलब 30 साल के अगर बात करें, 30 साल में पहली बार भारत से इसने चावल को खरीदा था। वहीं अगर आप देख रहे हो वियतनाम को, तो 14% कंट्रीब्यूशन है जिस कंट्री का, वो कंट्री भी भारत से 2021 में चावल को खरीदा था। मतलब ये हाल है दुनिया भर का चावल को लेकर के ये। और साथ में देखें तो एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि अगर भारत इसको, अगर जो एक्सपोर्ट पे तो इसने बैन लगा दिया ना, तो मतलब इसका जो प्राइस है ना, इट विल बी स्काई हाई, काफ़ी महंगा होने वाला है ये चावल का है। पूरी दुनिया में दिक्कत आने वाली है। अब देखिए आखिर अब जो मेन क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, रीजन, कारण क्या है और व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस। अब देखिए मेन कारण है ना, तो सबसे पहला कारण यहाँ पे देखें कि इंडियन गवर्नमेंट है ना, वो चाहती है कि हम जो चावल को स्टोर करें। अब स्टोर इसलिए करें, उसको आगे हम लोग समझेंगे आखिर क्या रीजन है। पहले ये समझ लीजिए कि ये चाहती है कि काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आने वाला है। अब इससे क्या होगा कि ये चाहती है कि हम ना अपने लोगों के लिए चावल बचा के रखें। अगर ये महंगा हो गया ना दुनिया भर में, तो हम मतलब जो हमारे लोग हैं ना, वो मतलब इसको ले नहीं पाएंगे। जो खास करके जो भारत में गरीब लोग हैं, वो इस चावल को खरीद ही नहीं पाएंगे। जिनकी डिपेंडेंसी, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी, हाई डिपेंडेंसी ऑन द राइस, तो वो नहीं कर पाएंगे। अब आप देखिए जो सबसे मेन रीजन आता है कि आखिर ये वो क्या, मैं बोल क्या रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा जो दो रीजन है, एक रीजन है अल नीनो और
अल नीनो। अब देखिए अल नीनो क्या होता है। अल नीनो क्या होता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पे आप देखोगे तो एक पेरू कंट्री है, मतलब साउथ अमेरिका को अगर आप देखोगे तो उसी के पास में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, आपको पता होगा। काफ़ी बेसिक बात है, काफ़ी सबको पता है। काफ़ी वहाँ पे ना मतलब अनयूजुअली कुछ घटना हो जाती है कि वहाँ पे ना मतलब 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में कोई मतलब बेसिक ट्रेंड नहीं है। वहाँ जो समुद्र है ना, वो जो ओशियन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब उसके गर्म होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो दुनिया भर में पड़ता है, खास करके जो ईस्ट एशिया है, भारत हो गया, आसियान कंट्री हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर जापान हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इन सारी कंट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। इससे होता क्या है कि कोस्टल एरिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब बाढ़ आ जाएगा, कहीं सूखा पड़ जाएगा, तो कहीं मतलब अनयूजुअल बहुत ज़्यादा बारिश आ जाएगी, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। अब अगर बाढ़ आ गया तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। बाढ़ आया तो अब देखिए ना, तो वहाँ के जो मछुआरे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर अनियमितता से अगर बारिश होगी तो फसल खराब हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, इस सब काफ़ी लॉस होता है। तो ये सब रीजन की वजह से ये अल नीनो का ये सब इम्पैक्ट है। वहीं देखें इसका उल्टा एक होता है ला नीनो। ला नीनो में क्या होता है, वो वाला एरिया जो मैं बात कर रहा हूँ ना, पैसिफिक जो ओशियन है, वो वाला एरिया और बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा हो जाता है। इसका कोई ट्रेंड है, इसका प्रिडिक्शन भी नहीं किया जा सकता है। और कहा गया है जो ये जून जो 23 है ना, 2023 वाला जो है, ये अल नीनो का ही इम्पैक्ट है। तो आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा क्राइसिस इंडिया में है, दिल्ली उल्ली पूरा डूब गया है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इसको माना जा रहा है अल नीनो की वजह से ही ये चीज़ हुआ है। एक तो ये रीजन है, इसलिए चाहती है भारत कि हम अपने चावल को स्टोर कर लें, सो दैट कि हमारे लोग को पेट भरा जा सके। अगर चावल महंगा हो गया ना, तो मतलब ये समझ लीजिए कि गरीब लोग तो मतलब मरेंगे ही ना। अगर आप देखिए एक अपॉर्चुनिटी अगर नज़र से आप देखना चाहें तो एक अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ की जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेंगे, दुनिया भर में जो दाम बढ़ने देंगे। जब दाम बढ़ जाएगा तब यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, भारत सरकार को भी टैक्स के रूप में काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ये इंसानियत नहीं है। अगर अब ऐसा हो गया ना, तो जो भारत के गरीब लोग हैं ना, वो कैसे खरीद पाएंगे, कैसे खा पाएंगे। इसलिए पहला चाहता है कि हमारे लोग पहले इसको खा ले, उसके बाद देखा जाएगा दुनिया के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ है। एक तो ये हो गया। अब तो ये आपको समझ में आ गया कि ये दुनिया पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों पड़ने वाला है। अगर भारत इसको इम्पैक्ट अगर क्या मतलब भारत ने तो एक्सपोर्ट पे बैन लगा ही दिया है। ठीक है, ये है पूरा रीजन। अब देखिए यहाँ पे अब एक टॉपिक और कवर करना है हम लोगों को, व्हाट इज ब्लैक सी ग्रेन डील, मतलब काला सागर अनाज समझौता क्या है। देखिए ये समझौता को थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा समझे शुरुआत से। ये जो यूक्रेन कंट्री है ना, आप देख रहे हो ना, यूक्रेन कंट्री जो गेहूं उत्पादन में ना बहुत नंबर 1 है, मतलब बहुत बढ़िया उत्पादन करती है। मतलब बहुत सारा देश जो है ना इस पे डिपेंड करता है गेहूं को लेकर के। भारत का बात अगर करें तो भारत के पास सेल्फ डिपेंडेंसी है, उसको कोई जरूरत नहीं है दुनिया के लोगों से खरीदने के लिए, हम लोग तो दान में दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो यूक्रेन जो है सो काफ़ी ज़्यादा मतलब दुनिया भर के लोगों की डिपेंडेंसी है यूक्रेन पे गेहूं को लेकर के, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी कर लेती है यूक्रेन यहाँ पे। और जैसा कि आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चला, तो रशिया ने क्या किया ना कि ये जो बंदरगाह है ना, ये है आपका काला सागर, ये है ना काला सागर, ये है काला सागर। ये काला सागर आप जो व्हाइट कलर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये है काला सागर, ये हो गया रसिया, ये हो गया यूक्रेन और ये टर्की। बेसिकली ये समझौता है, ये जो डील है ना, यही 3 कंट्री और यूएन को मिला करके हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अब रसिया क्या कर रहा था, कंटिन्यू बम बरसा रहा था। इसका कहना था कि जो कार्गो अगर यूक्रेन की ओर बंदरगाह की ओर जाते हुए दिखा या फिर आते हुए दिखा तो हम समझेंगे कि ये मिलिट्री कार्गो है, ये बम नाटो ये बम भेज रहा है या फिर ये हथियार भेज रहा है या फिर ये खरीद रहा है। हम बिना देखे अगर मतलब इतना ही हम अगर हमको दिख गया ना ये वाला यहाँ से आते हुए, तो हम सीधा बम गिराएंगे यहाँ पे उसके बंदरगाह पे। अब यही कंटिन्यू बम गिराते रह गया। और साथ ही साथ यूक्रेन के पास, जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है गेहूं का, तो इसके पास जो भी स्टोरेज थे वहाँ पे कंटिन्यू बम गिरा रहा था, तो काफ़ी नुकसान हो रहा था यूक्रेन को। अब देखिए इसकी डिपेंडेंसी, जैसे मैंने बताया, यूक्रेन पूरी दुनिया भर की डिपेंडेंसी जो है यूक्रेन के ऊपर है। यहीं पे कंट्री है टर्की। अब टर्की के भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी। अभी सोचा अगर कंटिन्यू रसिया बम बरसाते रह गया यूक्रेन पे और कोई
भी कार्गो यहाँ आने नहीं देगा तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे लोग क्या करेंगे। तो इसने क्या किया कि यूएन को शामिल कर लिया, अब यूएन को बुला के लाया। अब इस बेसिकली इसमें जो यूक्रेन, रसिया और टर्की और यूएन के लोग, यूएन ने कहा कि देखिए ये जो है ना बात, ये बस विश्वास की है, ट्रस्ट की है। करना क्या है ना आपको कि जो भी मतलब आपको रसिया को बोला कि आपको अगर लग रहा है कि ये मिलिट्री कार्गो हो सकता है तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि जो भी मतलब कार्गो यूक्रेन से निकलती हुई आई या फिर जाती हुई रही, तो ये जो एक टर्की का एक यहाँ पे है सिटी इस्तांबुल, इस इस्तांबुल में ना टर्की के लोग, रसिया के लोग, यूक्रेन के लोग और यूएन के लोग यहाँ पे बैठेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कहीं ये अनाज का कार्गो है, जहाज है, या फिर कोई हथियार सप्लाई हो रहा है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर ये अनाज का है तो इसको जाने देंगे, ये क्या करेंगे यहाँ से इसको इसके रास्ते ये जाने दे देंगे, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पकड़े जाएंगे। तो रसिया, ये जो डील था ना बेसिकली 4 महीनों के लिए था, तो रसिया ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमैनिटी की बात है ना, अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या। अब ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि बिना, अब आप देखिए, आप बिना टेक्नोलॉजी के जिंदा रह सकते हैं, बिना खाने का कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम था, तो रसिया मान गया। लेकिन धीरे धीरे रसिया को समझ में आया इससे तो यूक्रेन को तो काफ़ी फायदा हो रहा है। अब यूक्रेन तो दुनिया भर में अपना अनाज बेच रहा है, तो कब पैसा कमा रहा है, हमारा क्या होगा। अब जैसे ही एक्सटेंड करने की बात आई तो रसिया ने कहा कि इसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लेकिन हमारा एक शर्त है। शर्त यह है कि हमारे ऊपर दुनिया भर का जो अपन लोगों ने सैंक्शन लगाया हुआ है, एग्रीकल्चर एरिया में सैंक्शन लगाया हुआ है, हमारे बैंक पे जो सैंक्शन लगाया हुआ है, इससे जो भी हमारे बायर हैं, जो हमारे हमसे खरीदते हैं, वो अपना सोच रहे हैं कि हम क्यों ना यूक्रेन से ही खरीद ले। जो हमसे गेहूं खरीदते तो वो यूक्रेन से खरीद रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर का आप लोगों ने लगाया हुआ है मेरे ऊपर सैंक्शन। तो लोगों को लग रहा है कि कहाँ से पैसा देगा, कहाँ से ये वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा, बैंक का ये सैंक्शन लगा हुआ है, एग्रीकल्चर पे सैंक्शन लगा हुआ है, तो हम लोगों को थोड़ा सा छूट दीजिए, कुछ सैंक्शन हटाइए, सो दैट मैं इसको मांगूँ कि हमारा ही फायदा हो और यूक्रेन का ही फायदा हो। लेकिन यूक्रेन यहाँ पे बोला नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। अब बोला रसिया ठीक है तुम ऐसा नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी मानो तो रसिया का बिल्कुल मांग सही था। अब यहाँ लोग भी तो यहाँ भी तो रह रहे हैं, अब यहाँ भी तो प्रॉब्लम हो रही है। जब दोनों के बीच वॉर हो रही है तो ऐसा थोड़ी है कि कब गलती होता है, लड़ाई हो रहा है तो दोनों की गलती है, दोनों भुगतेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो यही रसिया का मांग था, लेकिन यूक्रेन माना नहीं, तो बोला कोई नहीं मत मानो, जैसा हम कर रहे थे वैसा ही करेंगे। जो भी कार्गो दिखाई पड़ती है यूक्रेन से जाते हुए या आते हुए, बिना सोचे समझे मारता है बम, मिसाइल मार के एकदम उड़ा देता है रसिया वहाँ पे। इसी बीच में हाल ही में एक घटना हो गई कि 60,000 टन से लदा गेहूं का एक कार्गो चाइना की तरफ जा रहा था, यूक्रेन से चाइना की तरफ। चाइना ने खरीदा था यूक्रेन से, कुछ डील हुई होगी, पेमेंट भी हो चुका था, अब चाइना की तरफ जा रहा था ये वाला। अब जा तो रहा था, अब मिसाइल छूटा है तो मिसाइल थोड़ी ना पूछ के छूटता है कि तुम भाई चाइना जा रहे हो, तुमको ना मारेंगे, हम दूसरे को मारेंगे। अब मिसाइल है, अब किया पूरा यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक बंदरगाह है ओडिशा बंदरगाह पे मारा, बम उड़ा दिया पूरा चाइना जाने वाला। 60,000 टन का सत्यानाश हो गया गेहूं का, मतलब चाइना उधर अलगे परेशानी चल रहा है उसका। तो ये था, इस डील को तोड़ दिया रसिया ने, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लैक सी ग्रेन डील को रसिया ने तोड़ा है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। देखिए अगर इम्पैक्ट की बात करें, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी ना, जब ये रसिया कंटिन्यू बम बरसा रहा था यूक्रेन के ऊपर, तो $1360 पर टन जो हो गया था ना, वो गेहूं का रेट हो गया था। लेकिन जैसे ही ये समझौता हुआ ना, तो ये घट करके 800 प्रति टन हो गया था, मतलब $800 प्रति टन हो गया। जो मतलब स्टार्ट हुआ वो, और मतलब इस डील से पहले जो गेहूं का रेट था $1360 प्रति टन था, वही जब ये समझौता हो गया तो वो रेट 800 प्रति टन हो गया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, तो इससे काफ़ी फायदा था। लेकिन अब देखिए ये सीन है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो हम लोगों ने जो आज की टॉपिक में देखा, ये सब चीज़ें देखा, तो हम लोग अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।